हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उस क्लास में हम करने वाले हैं सेट्स का जो थर्ड पार्ट है। आज हम उसमें बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। सेट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं, सेट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशंस। तो रिलेशंस की जगह हम टाइप की बात करते हैं तो सबसे जो पहला रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है, ये कहता है कि इफ आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए, यानी जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है जब वो दोनों सेम हो जाते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर को एग्जिस्ट करते हैं, पूरा जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो, अगर उसमें ऐसे कोई एलिमेंट आते हैं जिसमें ए बी बी सी मतलब अगर इक्वल वाली जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट आपका एक्स का होगा वही एलिमेंट आपका वाई का होना चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि इज इक्वल्स टू, अगर हम इज इक्वल्स टू लेते हैं, मतलब हम कहते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमें पता है कि 1 1 के बराबर ही होता है। ठीक है। अगर हमारे पास रिलेशन ऐसे आ गया y इक्वल्स टू एक्स, तो x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो y भी 1 आ जाएगा, x की जगह 2 डालूंगा तो y भी 2 आ जाएगा, x की जगह 3 डालूंगा तो y भी 3 आ जाएगा। तो जो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट इसको एग्जिस्ट करेंगे। अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन बन रहा है y और x के बीच में, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद जो सेकंड वाला रिलेशन होता है वो होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर कोई दो एलिमेंट आप ऑर्डर्ड पेयर आपके पास ए बी, अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको बी ए कर दें तो भी ये रिलेशन को बिलोंग करे, तो रिलेशन होता है सिमेट्रिक। ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, इसी रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सिमेट्रिक भी बन रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y भी 1 आ रही है, मैं उसको उल्टा भी करके लिख दूँ तो 1 1 ही आएगा। तो यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी बन रहा है। उसके बाद जो तीसरा रिलेशन है वो होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में अगर हम देखें कि भाई ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। और अगर कोई रिलेशन ऐसा होता है जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 4 टाइप के रिलेशन है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तब होगा जब रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसके यहाँ पर जैसे एग्जांपल एक हमने ले रखा है, यहाँ पर द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन द सेट एस। यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि जो भी एक, मान लो एक L1 में एक लाइन ले लेता हूँ कि L1 इज पैरेलल टू L2, या LM ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब दो लाइनें हैं, दो आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं उसको लिखूँ कि L1 पैरेलल टू L1, तो L1 खुद के पैरेलल भी तो होगी ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। अगर एक लाइन ये यहाँ पर है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो मतलब उनका डिस्टेंस 0 है और थ्रू आउट 0 रहेगा। तो मतलब जो भी लाइन है वो खुद के पैरेलल तो हमेशा रहती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर बनता है। ठीक है। अगर हम सिमेट्रिक चेक करना चाहें तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे कि जो लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दूँ कि L2 इज पैरेलल टू L1, तो भी स्टेटमेंट ठीक ही रहेगी। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। अगर हम बात करें कि भाई L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो L1 और L3 है वो भी तो आपस में पैरेलल होगी, तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। तो इस तरीके से हम ये तीनों रिलेशन को चेक कर सकते हैं, और अगर तीनों रिलेशन होल्ड करता है तो इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम बोल सकते हैं। उसके अलावा और रिलेशन यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, एक रिलेशन है हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में कह रहा है कि द रिलेशन I इक्वल्स टू AA, यहाँ पर भी जो दोनों एलिमेंट है ना वो सेम होते हैं, दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इसने लिखा कि भाई 1 1 2 2 3 3, अब ये 1 1 2 2 3 3 मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मान लो इसमें
अगर जो भी हमें एक रिलेशन दे रखा हो, उस रिलेशन से हमने मान लो ये 3 एलिमेंट तो आ गए, इसके साथ साथ यहाँ पर 1 2 और आ गया, या 2 3 और आ गया, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये इसके पार्ट हो गए, ठीक है, 3 तो एलिमेंट ये हो गए और 2 एलिमेंट ये हो गए। तो आप इस रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, क्योंकि इसमें यहां पर ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए। आइडेंटिटी के अंदर स्ट्रिक्ट है कि भाई ए के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब जो इक्वल एलिमेंट्स है ना बस वही आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव ये बन सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, इसके अलावा और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, लेकिन ये जरूर बिलोंग करने चाहिए। तो दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है। आइडेंटिटी में सिर्फ इक्वल वाले लेने हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में इक्वल वाले के साथ में अगर कुछ और भी दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद है इनवर्स रिलेशन। इफ आर बी रिलेशन ऑन ए देन द रिलेशन आर इनवर्स ऑन ए। अगर हम आर इनवर्स कर दें तो उसे हम इनवर्स रिलेशन कैसे निकालेंगे। मान लो आपके पास आपने रिलेशन बनाया, आपने बनाया कि जैसे यहाँ पर ए है 1 2 3 और आर आपके पास ये आ गया, ठीक है। द आर बीइंग ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज ए रिलेशन ऑन दिस। तो हम जब इसका इनवर्स निकालेंगे, आर का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, डोमेन रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन बना देंगे। यहाँ पर 1 2 लिखा है, 2 1 लिख देंगे, 2 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 1 को 1 3 लिख देंगे, 3 2 को 2 3 लिख देंगे, मतलब बस उसको उल्टा कर देना है। एक्स वाला वाई की जगह चला जाएगा, वाई वाला एक्स की जगह चला जाएगा, तो वो बन जाएगा इनवर्स रिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग इन ए बॉक्स। ये जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है स्मॉलर देन, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप समझो कि अगर मैं लिखता हूँ कि ए इज स्मॉलर देन बी, तो कोई भी नंबर अपने आप से छोटा तो हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँ कि भाई ए, तो ए का मतलब तो क्या हुआ कि ए से छोटा है, यानी मैं कहूँ कि कोई नंबर भी ले लूँ, मैं 2 2 लिख दूँ यहाँ पर, 2 2 से छोटा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ये कहता है कि भाई ए लेस देन बी, तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ बी लेस देन ए, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ए बी से छोटा है तो बी तो ए से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ट्रांजिटिविटी अगर हम इसकी चेक करें, अगर हम कहते हैं कि भाई ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए भी सी से छोटा ही होगा। यानी इसमें जो ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होल्ड करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी यहां पर बन सकती है। तो हमारा आंसर आएगा इसका ट्रांजिटिव। सेकंड में कहता है इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू का मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल में भी समझा कि भाई अगर कोई 2 चीज़ें हम ले रहे हैं वो आपस में इक्वल है। अगर a इक्वल्स टू बी है, ठीक है, ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ खाली ए का मतलब हो गया ए के इक्वल है, तो वो तो होता ही है, ए खुद के बराबर तो होगा ही होगा, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। और उसके बाद ट्रांजिटिविटी अगर हम चेक करें, अगर हम ए इक्वल्स टू बी लिख रहे हैं, यानी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि तब भी बराबर ही रहेंगे, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव अगर चेक करें कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर है, तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। जो तीनों ही रिलेशन अगर बनते हैं तो आप उनको, इन तीनों को ना लिख के आप सीधा बताएंगे कि वो इक्विवेलेंस है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर आ रही है, इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में कहता है कि हैज़ द सेम फादर एज डैश ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पर मैं नाम ले दूँ कि भाई ए हैज़ द सेम फादर एज बी, जो ए का फादर है वही बी का फादर है। तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ ए, तो ए का मतलब है कि दोनों सेम चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है। अब सेम चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है तो फादर तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर हम ए भी लिखते हैं कि भाई ए का जो फादर है वही बी का फादर है, तो इसको अगर मैं लिख दूँ कि भाई बी ए, तो जो फादर बी का है वही फादर ए का होगा, तो ये बात भी ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें कि भाई जो फादर ए बी का है, ए का जो फादर है वही बी का फादर है, जो बी का फादर है वो सी का फादर है, तो इसका मतलब ए और सी का फादर भी तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस है। डैश इज द परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मान लो 2 लाइन है,
L1 और L2। अगर हम कहते हैं कि भाई L1 के साथ परपेंडिकुलर है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो लाइन जैसे L1 ये है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो लाइन ऐसे आएगी, तो लाइन तो डिफरेंट हो जाएगी। मतलब कोई भी लाइन खुद के साथ पैरेलल तो हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि भाई L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक ये हो सकता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक ये हो सकता है। ट्रांजिटिव अगर हम कहें कि L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ कि L1, ठीक है, ये L1 है, ये L2 हो गई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और मैं कहूँ कि जो L3 है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है L2 के साथ। तो अगर हम L3 और L1 में रिलेशन निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं, ये तो पैरेलल बनेंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन हमारा क्या है, सिर्फ यहाँ पर सिमेट्रिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th को देखें, 5th में कहता है डैश इज द रेसिप्रोकल। तो डैश इज द रेसिप्रोकल, अगर कोई नंबर आप लो, जैसे हम लेते हैं 7, तो 7 खुद का रेसिप्रोकल तो होगा नहीं। अगर मैं 7 7 लिख दूं तो इसका मतलब है कि 7 7 का रेसिप्रोकल है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं लिखूं कि भाई 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है, वो तो होता ही है ना, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है। अगर इसको उल्टा करके लिख दिया जाए कि 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अगर हम ट्रांजिटिव कहें कि भाई 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है और 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो ये 7 का रेसिप्रोकल तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ हमारा आंसर आएगा इसमें सिमेट्रिक। यहाँ पर रिलेशन कह रहा है कि भाई एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स एक्स को बिलोंग कर रहा है, वाई वाई को बिलोंग कर रहा है, और वाई और एक्स दोनों आपस में इक्वल है। तो इक्वल होंगे तो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल है तो खुद के इक्वल भी होगा, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल होंगे। तो इक्वल में इक्विवेलेंस रिलेशन आप सीधा लिख देना। अब यहाँ पर कहता है कि भाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x, ये आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x। तो इस x को आप इधर शिफ्ट करो तो 2x में से x माइनस होगा तो y इक्वल्स टू x आ गया। तो फिर से दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आपस में इक्वल हैं, तो रिलेशन इसका इक्विवेलेंस है। इज द स्क्वायर ऑफ मतलब अगर हम कहें कि कोई नंबर खुद का स्क्वायर होता है तो 1 तो हो सकता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बाकी सब में तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम कहें कि भाई 2 का स्क्वायर 2 होगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में अगर हम कहें कि भाई 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर 2 है, ऐसा हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो रहा। 2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये तो ठीक है, रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम लिख दें 4 2, तो इसका मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर हम कह रहे हैं 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर हम ट्रांजिटिव देखें, भाई 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 2 का स्क्वायर 16 होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9th क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए के 32 एलिमेंट है, बी में 42 एलिमेंट है और यूनियन में 62 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आप वेन डायग्राम से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसानी से आप निकाल पाओगे, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो वेन डायग्राम बना, यहाँ पर दो आपके पास हैं ए और बी, दो सेट है। तो ए में कह रहा है 32 एलिमेंट है, इस पूरे में 32 एलिमेंट है, ठीक है, इस पूरे की बात हो रही है, और 42 एलिमेंट इसके अंदर है, और यूनियन के अंदर 62 एलिमेंट है। यूनियन क्या होता है? इसका और इसका दोनों का सबका इकट्ठा मिलाकर यूनियन। अब आपको ये बताना है कि जो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसमें कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल आपके पास 62 है, इसको 62 को इन दोनों में से माइनस कर दो, क्योंकि 32 क्या है, 32 में ये पूरा है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। और जब हम 42 की बात कर रहे हैं तो 42 के अंदर ये वाला पार्ट पूरा आ गया, तो ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा जो हमारे पास
ए में 32 दिया है, बी में 42 दिया हुआ है। 32 और 42 को ऐड करके उसमें से 62 कर देना माइनस, तो आ गया 2 2 4, 4 और 3 7, तो आएगा 12, यानी आंसर बनेगा आपका 12। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, 20 बच्चों का एक ग्रुप है, 8 लोग उसमें से चाय लेते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं लेते हैं, 13 ऐसे हैं जो टी लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो 8 बच्चे ऐसे हैं जो टी लेते हैं, कॉफ़ी नहीं लेते हैं। तो 8 हमारे पास क्या बनेगा, 8 हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये अगर मैं टी ले रहा हूँ, ये कॉफ़ी ले रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 8 है, क्योंकि 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टी ले रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, तो वो इस वाले ग्रुप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये वाले रहेंगे। और 13 है जो 13 टी ले रहे हैं, टी का मतलब है कि वो 13 का ग्रुप ये पूरा वाला हो गया, जो टी ले रहे हैं उसके अंदर जो कॉफ़ी ले रहे हैं वो भी आगे, जो नहीं ले रहे हैं वो भी आगे। तो अब ये अगर 13 है तो ये 8 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, जो बीच में हमारे पास पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आ गया आपके पास 5, ताकि ये दोनों मिलाकर टी का सेट पूरा हो जाएगा 13। अब कहता था नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी, तो आपको ये वाला पोर्शन बताना है कि जो लोग कॉफ़ी ले रहे हैं लेकिन टी नहीं ले रहे हैं। तो इसको मैं अगर x कंसीडर कर लूँ, अब हमें पता है कि ये और ये सारा मिलाकर यूनियन के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने इन सबको प्लस किया, 8 + 5 13 प्लस x, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 20 के। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7, यानी आंसर आया इसका बी। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 6 8 11, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, यानी आंसर आएगा इसका 8। द सेट v इक्वल्स टू x एंड x + 2 = 0, हमारे पास ये दो फैक्टर है, एक x है, यहाँ पर ये वाला साइन नहीं आएगा, यहाँ पर मतलब ये ऐसे आप लिख लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 निकल जाएगी और एक -2 निकलेगी। यहाँ पर आपके पास है एक x है फैक्टर और एक x² + 2x है, तो यहाँ से भी एक फैक्टर ये बन जाएगा 0, एक फैक्टर ये बनेगा, और यहाँ से भी अगर आप वैल्यू निकालोगे कॉमन निकाल के, तो एक वैल्यू 0 आ रही है और एक वैल्यू -2 आ रही है। तो इस पहले वाले से हमारे पास 0 और -2 आ रहा है, दूसरे से भी 0 -2 आ रहा है, तीसरा हमारे पास है x² + x - 2। यहाँ से आप देखो x + 1, x + 2 और x - 1, ये फैक्टर आ गए। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी और यहाँ से 1 आएगी, तो आपके पास x - 2 देखो यहाँ भी आ रहा है, x - 2 यहाँ भी आ रहा है, x की वैल्यू -2 यहाँ भी आ रही है, तो यानी यही हमारा आंसर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ई, x से रिप्रेजेंट किया, और x क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर <25, यानी 1 से लेकर 24 तक सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो इस सेट के अंदर हैं। a हमें ये दिया हुआ है, b हमें ये दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फार्मूले जो पिछली वीडियो में बताए थे मैंने, वो अगर आपको याद है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन ट्रू है। उसमें आपको बताया था कि अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये इंटरसेक्शन का साइन चेंज होकर यूनियन में हो जाता है और दोनों का कॉम्प्लीमेंट आप अलग अलग कर देते हो। तो ये फार्मूला याद है आपको तो आप बड़े इजीली बता दोगे, नहीं तो आपको ये सारा निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा, तो लेंदी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है, बहुत काम का फार्मूला है। इफ़ द सेट P हैज़ 3 एलिमेंट, सेट P के अंदर 3 एलिमेंट है, Q के अंदर 4 एलिमेंट है, R के अंदर 2 एलिमेंट है, तो P × Q × R जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तीनों का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट उनके अंदर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये P के अंदर कह रहा है 4 एलिमेंट है, सॉरी 3 एलिमेंट है, Q के अंदर 4 एलिमेंट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन बनेगा C 24 एलिमेंट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि आपको A B C दिया हुआ है, A × B इंटरसेक्शन C आपको फाइंड करना है।
तो पहले आप B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लो। ए हमारे पास है 2 3 और B इंटरसेक्शन C, B और C का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो 5 दोनों में आ रहा है। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं, तो 2 के साथ 5 बन जाएगा, 3 के साथ भी 5 बन जाएगा, तो 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, यानी ऑप्शन बना आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ए टाउन हैज़ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। टाउन की पॉपुलेशन 50,000 है। आउट इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स, 23,000 रीड न्यूज़पेपर वाइल 4,000 रीड न्यूज़पेपर बोथ द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, गलत आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें निकाल के यहाँ पर दिखाना है कि कितने लोग ऐसे हैं, तो इसके लिए आप वेन डायग्राम की हेल्प लो। अब वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम ये देखें तो 2 तरह के न्यूज़पेपर हैं, एक एक्स है और एक वाई है। जो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, एक्स का मतलब ये पूरा पोर्शन हो गया, ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं हमारे पास 28,000, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर वाई है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन, ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हमारे पास है 23,000। और जो दोनों पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ये लोग कितने हमारे पास, ये हैं 4,000। तो हमें पहले ये निकाल लेना है कि भाई इन दोनों का यूनियन क्या है। यूनियन मतलब जो न्यूज़पेपर एक्स पढ़ रहे हैं या वाई पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं। क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है ना आपकी, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 28,000 मतलब ये वाला सेट हमने प्लस किया, 23,000 मतलब ये जो दूसरा रेड वाला सेट है ये प्लस किया हमने। अब इसमें से जो ये 4,000 है ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये दोनों 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक बार, ताकि हमारे पास ये सही आ जाए। क्योंकि 28 का मतलब हो गया भाई ये पूरा पोर्शन हो गया, और इसका मतलब ये 23 का मतलब ये पूरा पोर्शन हो गया। अब इन दोनों पोर्शन के अंदर ये वाला पार्ट है, ये 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार इसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर देंगे। तो 28 माइनस 4 करेंगे, आप आ जाएगा कितना, 24 और 23 कितना आ गया, 47। तो 47,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एक्स या न्यूज़पेपर वाई पढ़ रहे हैं। और टोटल पॉपुलेशन थी हमारे पास 50,000। तो 50,000 में से इन 47,000 को हटा दो, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जो बाकी बचे यानी 3,000 लोग, वो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में कहता है कि सेट ए आपके पास है, बी आपके पास है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो पहले तो आप ए माइनस बी निकालो, कार्डिनल नंबर हम उसके बाद देखते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो उसके लिए पहले ए माइनस बी निकालो। अब ए माइनस बी जब हम निकालते हैं तो आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन आ चुके हैं वो नहीं लिखने हैं। तो कॉमन क्या क्या आ चुका है, देखो 1 नहीं लिखो, 3 दोनों में कॉमन है, मत लिखो। तो क्या बचा हमारे पास, 2, 5 और 7, ये 3 एलिमेंट बचे। तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ इसका, 3, मतलब 3 एलिमेंट है, तो उसके अंदर कार्डिनल वैल्यू आ जाएगी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ए ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो कि किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब फंक्शन तब होता है जब हर एक डोमेन की एक रेंज होती है, यानी जो y की वैल्यू आती है वो उन सबकी एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर x की मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ 1, तो उससे मुझे y की 2 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी फंक्शन बनेगा। तो जब ग्राफिकली हम देखेंगे ना, तो सिंपल आप क्या करो, आप एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके देखो। अगर मैं यहाँ पर y के पैरेलल ड्रॉ करके देखता हूँ एक लाइन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 डॉट इसमें आ गई, यानी इसके 3 सॉल्यूशन है। अगर मैं x की वैल्यू ये मान लो 1 पे मैं कर रहा हूँ ड्रॉ, तो x की वैल्यू 1 से मुझे y की वैल्यू ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा कहीं से भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो सब जगह ये इस ग्राफ को ना एक ही जगह क्रॉस करते हुए जा रही है, कहीं पर डबल क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है, डबल क्रॉस कहीं नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें काटेगी तो एक जगह, लेकिन इसमें जो कुछ वैल्यूज़ है ना, उनका अगर हम बात करें कि मान लो मैं एक लाइन यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो इंटीजर में आंसर आएगा। हर एक डोमेन की कोई एक रेंज हम नहीं बना पाएंगे,
ठीक है। और जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी डोमेन हैज़ ए यूनिक रेंज, हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ आप देख रहे हैं ना बीच में ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू लेता हूँ 1 पर, अगर मैं यहाँ पर मान लो 1 पर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको भी ये टच करता हो जा रहा है, इसको भी टच करता जा रहा है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा, ये वाला जो ग्राफ है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। तो कहता है कि एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देर आर 29 इंडियन वुमेन। आपके पास यहाँ भी एक वेन डायग्राम बना लो आप। 100 पीपल हैं और उसमें से 29 जो है वो इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन है। 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन है, लेकिन मैन और वुमेन दोनों कॉमन तो हो नहीं सकते, तो ये जो डायग्राम हम बनाएंगे ये अलग बनेगा। ये वुमेन हो गया, ये मैन हो गया, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो मैन हो वो वुमेन भी हो। तो ये 23 है, ये आगे मैन और ये आगे 29 होगी वुमेन। अब कहता है आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। अब इसमें से 4 डॉक्टर हैं एंड 24 आर ईदर मैन और डॉक्टर। अब इसमें से जो इंडियन पीपल है ना, उसमें से 4 डॉक्टर हैं और 24 ऐसे हैं जो या तो मैन हैं या फिर डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब जो 4 हमारे पास आएगा, 4 यहाँ से भी हो सकता है क्योंकि जो वुमेन है वो भी डॉक्टर हो सकती है, जो मैन है वो भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो एक हमारे पास सेट ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास डॉक्टर हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन ये वुमेन डॉक्टर का हो गया, ये मेल डॉक्टर का हो गया। अब इसने कहा है कि जो 24 हैं वो या तो मैन है या डॉक्टर हैं। तो जो 24 आएगा वो आपके पास इसका और इसका सम होना चाहिए, लेकिन मैन तो हमारे पास केवल 23 है। अब मैन अगर 23 हैं तो मैक्सिमम आपके पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपके पास कितने डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पर 23 अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये पूरा मान लो ये पूरा सेट डॉक्टर का ही सेट हो गया। मैक्सिमम इतना ही तो हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि 24 है। अब 24 तो पॉसिबल नहीं है, तो 24 में से 23 अगर मेल डॉक्टर हो गए तो एक डॉक्टर होगी यहाँ पर जो कि वुमेन होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर। फॉरेन डॉक्टर कोई नहीं है, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, तो डॉक्टर हमें इसी में से लेने हैं। तो हमारे पास वुमेन डॉक्टर कितनी हो गई, वुमेन डॉक्टर होगी हमारे पास 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th में कहता है कि ए ये दिया हुआ आपको सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जो सबसेट हम बनाते हैं, जितने भी सबसेट बनते हैं उनका जो सेट होता है उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, n लिखा हुआ ना, n मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2⁻n होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट आपको दे रखे हैं 2। तो जो आपके पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसी से तो आप पावर सेट बना रहे हो, तो पावर सेट के अंदर भी ये 4 ही एलिमेंट होंगे। तो आंसर आ जाएगा इसमें बी। तो यहाँ पर देखो, इसको 21st क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ ए 2000 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस 48% प्रेफर्ड कॉफ़ी, 54 लाइक टी, 64 यूज टू स्मोक। तो यहाँ पर 3 सेट है आपके पास, तो 3 सेट बना लो आप। यहाँ पर ये कॉफ़ी हो गया, ये आ गया आपके पास टी, और ये हो गया स्मोक। कॉफ़ी, टी और स्मोक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको लास्ट से स्टार्ट करो कि भाई ये वाला पोर्शन आपका कितना है जो तीनों में आ रहा है, कॉफ़ी में भी, टी में भी, स्मोक में भी। अब लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये आपको निकालना है द नंबर हैविंग ऑल द 3। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा आएंगे हम पीछे। ये कह रहा है कि ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, यानी 6% लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ भी नहीं लेते हैं। तो 6% को अभी आप यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, वो क्या है, वो इस सेट से बाहर है, वो 6% यहाँ पर है। तो अब 30% लोग ऐसे हैं जो क्या है, कॉफ़ी और स्मोक। 30% कॉफ़ी इधर है, स्मोक इधर है, तो इन दोनों का बीच में जो पोर्शन आ रहा है वो ये वाला पोर्शन है। ये और ये मिलाकर 30% है। तो ये अगर x हो गया तो ये बनेगा आपका 30 - x। ठीक है, दोनों मिलाकर आपके 30% होने चाहिए। ऐसी 32% क्या है, t और s।
टी और एस 32% है तो ये पोर्शन बनेगा 32 माइनस एक्स, और 28% है सी ओ टी, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर कहता है कि 64% जो हैं वो स्मोक करते हैं, तो स्मोक हमारे पास ये है, ये कितना है हमारे पास 64, तो स्मोक का मतलब हो गया ये पूरा सेट हो गया ना, इस पूरे सेट में से 64 में से आप इसको माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका बचेगा। तो 64 में से अगर ये देखो 30 और 32 इसको माइनस करूँगा तो 2 बचा खाली, 64 में से 2 आ गया, और इन तीनों x को माइनस करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला x बचेगा, मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसको 64 माइनस 30 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स, तो 30 और 32 62 हो गया, 62 64 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस x आ गया। ऐसे ही आप बाकी इन दोनों का निकालो। टी वाले कितने हैं हमारे पास 54%, तो 54 में से अगर आप इन दोनों का सम करके माइनस करोगे, सम इनका कितना आएगा 8 और 2 10, 3 2 5 6, 60 आ रहा है, तो 54 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6, और x से फिर ये x कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस x हो गया। 48% है जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, 48 में से अगर हम 58 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -10, फिर ये x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा +x, तो ये सारा इकट्ठा अगर हम करेंगे तो ये बनेगा यूनियन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास ये सारा का सारा हर एक पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टोटल इसका यूनियन। ठीक है, और इसके अंदर जो 6% था, जो 6% इसके बाहर है सेट के, इसको भी हम इंक्लूड कर लें तो मतलब टोटल आ गया, सारे आगे जो कॉफ़ी ले रहे हैं, जो टी ले रहे हैं, जो स्मोक कर रहे हैं और जो कुछ नहीं ले रहे, सब आ गया। तो इन सब का टोटल इसको मिलाकर ये कितना हो जाएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर बात करेंगे तो 100% के बराबर हो गया ये सारा का सारा। तो इस सब का टोटल करो, -10 प्लस एक्स, उसके बाद आ गया आपके पास 28 माइनस एक्स, -6 प्लस एक्स, फिर बीच में x, फिर 30 माइनस एक्स, उसके बाद 32 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 6, ये सारा टोटल मिलाकर आ गया आपके पास 100। ठीक है, दोनों तरफ परसेंटेज की टर्म्स में है ये। तो अब यहाँ से सॉल्व करो, ये देखो ये वाला x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 6 इससे कैंसिल हो गया। अब इन सब का टोटल करो आप, तो x तो हमारे पास एक ही बच रहा है, इधर से देखो ये 30 और 32 और 2 ये हो गया 64 आपके पास, 64 और इन दोनों को माइनस करके 18 आएगा, तो 64 प्लस में 18 आ गया आपके पास 82, ये मिलाकर किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी x की वैल्यू 18% है। तो जो हमारे पास ये वाला पोर्शन था, जो तीनों चीज़ें ले रहा है वो 18% लोग हैं। अब जो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 2000 लोग हमारे पास टोटल हैं, तो 2000 का आप 18% निकाल दो तो ये बनेगा आपके पास 360, यानी आंसर बना हमारा 360। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें यही डाटा यूज़ करना है। इसमें कहता है कि रेफर टू द डाटा ऑफ क्वेश्चन 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, मतलब टी और एस होने चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो टी एंड एस लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखना, टी एंड एस मतलब टी और एस का इंटरसेक्शन। तो टी और एस का इंटरसेक्शन हमारा बनता है, ये वाला पोर्शन बनता है टी और एस का इंटरसेक्शन, लेकिन इसमें से कह रहा है सी नहीं होना चाहिए, तो आप इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ हमें ये लेंगे 32 माइनस एक्स। तो 32 माइनस एक्स का मतलब हो गया, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 18, तो 32 में से 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 14%। तो 2000 का 14% निकाल दो तो आ जाएगा आपके पास 280, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा बी। ऐसे यहाँ पर कहता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइंग प्रेफरिंग ओनली कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी यानी ये कॉफ़ी वाला पोर्शन है पूरा, लेकिन जो ओनली कॉफ़ी है वो सिर्फ ये है। तो ओनली कॉफ़ी बनेगा हमारे पास -10 प्लस में 18 यानी 8% आ गया, और 2000 का 8% निकाल दो, यह आ जाएगा 160। तो 160 इधर 100 है, इधर 260, ये ऑप्शन हमारा छिप रहा है, यही वाला होगा 160, चेक कर लेते हैं एक बार। ये सी ऑप्शन इसमें हमारा बन जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24,
24 में कहता है fx ये दिया हुआ है, gx ये दिया हुआ है, g of f निकालना है। तो g of x निकालेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा g of fx, ऐसे लिखेंगे। fx आपको दिया हुआ है x+3, तो यहाँ पर लिखा हमने x+3। अब तो g फंक्शन है, उसमें x की जगह x+3 रखना है। तो g फंक्शन में यहाँ x था, तो इसकी जगह आपको x+3 रखना है और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया A। fx ये है, f इनवर्स x निकालना है। तो इन्वर्स का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो fx है, इसको मैं y मानता हूँ, 1/1 - x। अब यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - x इधर आ गया, 1/y इधर आ गया। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, 1 - 1/y = x। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बनेगी y - 1/y। अभी ये फंक्शन क्या हमारे पास इन टर्म ऑफ y आ रहा है, तो ये f इनवर्स y है। अगर हमें f इनवर्स x निकालना है तो y को आप x से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा x - 1/x। तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तो इसी तरह से हमने ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट कर दें और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।